वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं, 6वें सेमेस्टर में हैं और आप सोच रहे हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी होने वाली है, तो कुछ विश्वविद्यालयों की लिखित परीक्षाएं होंगी, जैसे राम मनोहर लोहिया वगैरह की लिखित परीक्षाएं ही होती हैं, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालयों में आप देखते हैं जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय में आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो है ये ऑब्जेक्टिव भी करवाती है। तो ऑब्जेक्टिव अब की बार बहुत होने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको पहले से दे दिए जाए, ताकि आप जो है उसको 2-3-4 बार देख लेंगे, तब तक एग्जाम तक आते आते आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नवीनतम मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए। समाजशास्त्र बीए के 6वां सेमेस्टर यानी कि बीए 6 सेमेस्टर के लिए आपको बता दूं कि आपको पेपर नंबर 1 में पढ़ना है पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, मतलब कि भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा या भारतीय समाजशास्त्र के जो पथ प्रदर्शक रहे हैं, भारतीय समाजशास्त्री जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया समाजशास्त्र में, भारतीय समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया है, या भारत में समाजशास्त्र के जनक से लेकर के और भारत में समाजशास्त्र को व्यवस्थित करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो उन्हीं समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको डॉक्टर जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, इरावती करबे, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, एआर देसाई और आंद्रे बिताई के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यही आपका सिलेबस है। इन्हीं से बनने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आप डीएन मजूमदार के बारे में भी आप देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी एक आध दो हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, बाकी और आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। सेकंड पेपर में आपको लिंग और समाज यानी जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। सिलेबस दोनों का मैंने दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पेपर नंबर 2 के मॉडल पेपर जल्द ही आने वाले हैं। इससे पहले हिंदी के पेपर 1 का मॉडल पेपर, जियोग्राफी के पेपर 1 का मॉडल पेपर, होम साइंस के पेपर 1 का मॉडल पेपर, शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का मॉडल पेपर, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का मॉडल पेपर, इन सभी के पेपर 1 के मॉडल पेपर हो चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों का हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आज का ये वीडियो है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक की अगर बात करेंगे तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक गोविंद सदाशिवराव घुरिये को माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको राधा कमल मुखर्जी जरूर मिलेंगे, लेकिन एक जनक के रूप में अगर देखेंगे, फादर के रूप में देखेंगे, तो डॉक्टर जीएस घुरिये का नाम आता है। इन्होंने एक प्रकार से अकादमिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, समाजशास्त्र को एक प्रकार से आगे बढ़ाने में भारत में बहुत योगदान दिया है। जीएस घुरिये ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये समाजशास्त्रीय रचनात्मकता के वे भारतीय प्रतीक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाजशास्त्र की नई पीढ़ी को एक प्रकार से मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इनका जन्म हुआ था भैया कब? तो प्रश्न अगला वही पूछा जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। गोविंद सदा शिवराव घुरिये, जीएस घुरिये इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जीएस घुरिये। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1893 को। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है मालवान नाम की, उसी मालवान नाम के जगह पर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण है ये, ठीक है। महाराष्ट्र में सारस्वत ब्राह्मण बहुत पाए जाते हैं, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है। और इनका देहांत की अगर बात की जाए इनके, तो ये 91 साल लगभग जिंदा रहे। 1983 में इनका देहांत हो जाता है 28 दिसंबर को, ठीक है। 28 दिसंबर में पैदा हुए थे, दिसंबर में ही इनका देहांत हुआ, 28 दिसंबर की बात है। और 1983 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। मात्र लगभग 91 वर्ष की आयु में मरे थे, ये बात ध्यान रखिएगा, इनका देहावसान हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर 1893 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1983 में आकर के होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने 1916 और 1918 में अंग्रेजी और संस्कृत में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करी। और इसके अलावा आप देखेंगे हेडन के निर्देशन में जीएस घुरिये ने रेस एंड कास्ट इंडिया पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। किसके निर्देशन में? हेडन नाम के प्रोफेसर थे, उन्हीं के अंडर में जीएस घुरिये ने
रेस एंड कास्ट इन इंडिया। रेस माने होता है जो है एक प्रकार से प्रजाति, ठीक है। कास्ट माने होता है जाति। तो जाति और प्रजातियों पर इन्होंने, भारतीय जो जातियां प्रजातियां हैं उन्हीं पर इन्होंने पीएचडी करी है, ठीक है। सीके आगडेन की एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, श्रृंखला में लेख प्रकाशित होने के बाद में इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। इनका लेख जो रेस एंड कास्ट इन इंडिया पर लिखा था, ये लेख जो है ये हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में छपा, तो इससे इनका एक प्रकार से और दबदबा कायम हुआ। बाद में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के प्रारंभ करने के लिए प्रेटिल गिडिस को आमंत्रित किया गया था। 1924 में घुरिये ने रीडर के पद पर काम करते हुए बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद पर एक प्रकार से नियुक्त हो जाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे 1934 में प्रोफेसर बन जाते हैं, 1959 में सेवानिवृत्त होते हैं और फिर बम्बई विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर अमेरिटस बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये गोविंद सदाशिवराव घुरिये का बड़ा योगदान रहा है। प्रश्न, बम्बई में समाजशास्त्र किसके नेतृत्व में, मतलब बम्बई में समाजशास्त्र किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? बम्बई में समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? गोविंद सदाशिवराव घुरिये के नेतृत्व में विकसित हुआ था, जीएस घुरिये। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष घुरिये को कब बनाया गया? तो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष के पद पर जीएस घुरिये को 1924 में बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बम्बई विश्वविद्यालय में घुरिये को प्रोफेसर अमेरिटस कब बनाया गया? यानी कि जब ये सेवानिवृत्त हुए थे 1959 में, तभी इनको अमेरिटस, प्रोफेसर अमेरिटस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गोविंद सदाशिवराव घुरिये के विद्यार्थी कौन कौन थे? गोविंद सदाशिवराव घुरिये की अगर बात करें, मतलब गोविंद सदाशिव घुरिये यानी कि जीएस घुरिये जी की, इन्होंने एमएन श्रीनिवास को पढ़ाया था, डॉक्टर केएम कपाड़िया को पढ़ाया था, इरावती कर्बे को भी इन्होंने पढ़ाया था। इरावती कर्बे की अगर बात करें तो इरावती कर्बे और केएम कपाड़िया ये सब इनके शिष्य रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इरावती कर्बे के बारे में अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये की रचना है। देखिए, गोविंद सदाशिवराव घुरिये की अगर बात की जाए तो इनकी कई रचनाएं जो है बड़ी फेमस हैं। हालांकि इनकी जो पुस्तकें हैं बड़ी फेमस हैं। वो उन पुस्तकों में एक तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है, और दूसरी पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट माने जाति, रेस माने प्रजाति, तो मतलब जाति और प्रजाति इंडिया में, ठीक है, वो एक पुस्तक लिखी। और कास्ट एंड क्लास, क्लास माने वर्ग होता है, ठीक है, कास्ट क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक भी इन्होंने लिखी। ये दो पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं। तो पहली पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी पुस्तक गोविंद सदाशिवराव मतलब सदाशिव घुरिये की है। इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक का प्रकाशन 1947 में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक सबसे पहली बार 1932 में प्रकाशित होती है, ठीक है, और उसके बाद में फिर 1969 में जाकर के इसका प्रकाशन दोबारा से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडियन साधुज पुस्तक भी इनकी फेमस है बड़ी, 1953 में इसका प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है। ऐसे ही और इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि भरतनाट्यम एंड इट्स कस्टम इनकी रचना है। एक प्रकार से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, गोविंद सदाशिवराव द्वारा रचित भरतनाट्यम एंड इट्स कस्टम कब प्रकाशित हुआ? तो ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1958 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा और इनकी एक रचना है फैमिली एंड जो है किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये प्रकाशन हुआ था 1955 में, पहले 1951 में हुआ था, फिर 1955 में। इसके अलावा सिटीज एंड सिविलाइजेशन पुस्तक इनकी लिखी है, इनके द्वारा 1962 में प्रकाशित होती है। 1962 में इनकी दो और पुस्तकों का प्रकाशन होता है, एक तो गुड्स एंड मैन और दूसरी पुस्तक है एनाटॉमी ऑफ अ रूरल अर्बन कम्युनिटी, 1962 में प्रकाशित हुई है। 1965 में इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन होता है रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसनेस, एक पुस्तक है इनकी, ठीक है, वो प्रकाशित हुई है। और इंडियन कस्टम नाम की एक पुस्तक 1966 में इनकी प्रकाशित होती है। इस तरीके से इनकी ये सारी पुस्तकें जो है प्रकाशित होती हैं। ये है गोविंद सदाशिव घुरिये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उन्होंने जाति और समाज, मतलब कि जाति और वर्ग के बीच को लेकर के तमाम सारे अंतर बताए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो गोविंद सदाशिव घुरिये की अगर बात की जाए तो इनके बारे में बहुत सारे विद्वान, मतलब बहुत सारी जानकारी आपको जो है आज मैंने दी, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थी।
तो भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है इनमें से? भारतीय संदर्भ में कथन यही है कि जाति व्यवस्था राजनीति में प्रवेश कर रही, बिल्कुल कर रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे जाति के नाम पर देखते हैं कि भाई जिस जिले में ज़्यादा जाति के लोग हैं बस उसी कैटेगरी के लोगों को ढूंढते हैं और सांसदी का टिकट मिल जाता है और वो फिर लड़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे हिसाब से जो टिकट देने का ये सिस्टम है, ये एक कमेटी होनी चाहिए, पार्टी अपने हिसाब से टिकट ना दे। इसमें क्या किया जाए कि कुछ चुनाव हो पाए, जो जो टिकट मिलने को लेकर के चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई पार्टी में शामिल होना चाहता है। अब ऐसे नहीं कि आपने केवल सेवा की और आपको टिकट मिल जाए। जैसे आप सरकारी नौकरी में क्या करते हैं कि सरकारी नौकरी जब आप लेने जाते हैं तो आपके लिए कुछ वार्ताएँ होती हैं, कुछ पेपर देने होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है। ऐसे ही इन नेताओं का भी इंटरव्यू होना चाहिए। जैसे कि जो जिसको टिकट लेना है, वो टिकट लेने के लिए अगर वो योग्य हैं तब तो टिकट मिले, अन्यथा उनको टिकट ना मिले, यानी उसकी भी एक परीक्षा ली जाए। तभी एक प्रकार से चीज़ें सही होंगी और आगे समाज उन्नति कर पाएगा और भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए राजनीति से रिलेटेड मैं कुछ बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि क्या होता है ये सब जो है उतना ज़्यादा एक प्रकार से एक टीचर के लिए अच्छी बातें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है कि टीचर भी एक समाज का हिस्सा है और समाज का एक हिस्सा राजनीति भी है। तो जब समाज के दोनों हिस्से हैं तो समाज में कहीं न कहीं पे आप रहते हैं तो आप राजनीति से जुड़ ज़रूर जाएँगे। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। हालाँकि हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये सब राजनीति है, ये सब चलती रहेगी। देखिए प्रश्न है मुखर्जी। मुखर्जी का मतलब क्या है? ये मुखर्जी कौन है भैया? मुखर्जी का पूरा नाम है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी जी भारतीय समाजशास्त्री हैं, बहुत बढ़िया समाजशास्त्री हैं ये। राधा कमल मुखर्जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1889 को, ये बात ध्यान रखिएगा। राधा कमल मुखर्जी जी जो हैं, ये बड़े फेमस समाजशास्त्री रहे हैं भारतीय समाजशास्त्रियों में। जो काम जीएस घुरिये का रहा है जितना, उतना ही काम लगभग इन्होंने भी किया है अपने क्षेत्र में। देखिए प्रश्न है मुखर्जी द्वारा रचित रचनाएं नहीं है इनमें से। देखिए द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी की ही पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1916 में और किसने लिखा है? राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है। अगली पुस्तक है रीजनल सोशियोलॉजी। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है राधा कमल मुखर्जी ने 1926, यानी कि उसके 10 साल के बाद में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके बाद में अगली पुस्तक आपकी है द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पुस्तक 1927 में प्रकाशित होती है, इन्हीं की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आ स्टडी ऑफ इम्पेरियर अशोका, इस पुस्तक को इन्होंने नहीं लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी ये पुस्तक इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि मुखर्जी के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, तो आप नहीं पर जरूर फोकस करेंगे, नहीं तो आपको एक आध पुस्तकें तो याद ही रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, राधा कमल मुखर्जी की और भी पुस्तकें हैं, ऐसी बात देखिए। मुखर्जी द्वारा रचित पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी प्रश्न बड़ा अच्छा है। इस पुस्तक की रचना कब हुई बताएं? इस पुस्तक की रचना कब हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1928 में इस पुस्तक की रचना हुई है। 1928 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताएं मुखर्जी की रचना इनमें से कौन सी है? राधा कमल मुखर्जी की रचना कौन सी है? देखिए फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ क्विड है, क्विड यहाँ पर QUID कर लेंगे, ठीक है, क्विड, ठीक है, यानी कि फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ क्विड नाम की पुस्तक 1929 में प्रकाशित होती है। ये पुस्तक राधा कमल मुखर्जी की ही है। मुखर्जी ने लगभग अगर मैं बताऊं तो 35 पुस्तकों को लिखा है समाजशास्त्र से रिलेटेड। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 35 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें सबसे जो फेमस पुस्तकें उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए रीजनल एंड बैलेंस ऑफ मैन, रीजनल ऑफ बैलेंस ऑफ मैन या रीजनल बैलेंस ऑफ मैन, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? रीजनल बैलेंस ऑफ मैन पुस्तक को भी लिखा है राधा कमल मुखर्जी ने। प्रकाशन कब हुआ इसका? 1938 में इसका प्रकाशन होता है, ध्यान रखिएगा। मैन एंड हिज हैबिटेशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको भी मुखर्जी ने लिखा। 1940 में प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी मुखर्जी के द्वारा लिखित ये तीनों पुस्तकें राधा कमल मुखर्जी ने लिखी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑल, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न, मुखर्जी की कौन सी पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई? अब आपको बताऊं, देखिए रीजनल बैलेंस ऑफ मैन पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? ये 1938 में प्रकाशित हुई है।
पूछा क्या गया 1938 में कौन सी प्रकाशित हुई, तो यही प्रकाशित हुई। हालांकि मैन एंड हिज हैबिटेशन जो पुस्तक है 1940 में इसका प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है इंडियन वर्किंग पुस्तक, इंडियन वर्किंग क्लास या इंडियन वर्किंग क्लास पूरी पुस्तक है, इंडियन वर्किंग क्लास लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक किसने लिखा है, इसको लिखा मतलब इसको भी राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है, 1945 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज माने मूल्य, ठीक है, बताएं। प्रश्न बड़ा अच्छा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इस पुस्तक को किसने लिखा है, राधा कमल मुखर्जी की ही पुस्तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पुस्तक जो है रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938 में प्रकाशित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न पुस्तकों में मुखर्जी द्वारा रचित रचना नहीं है, मुखर्जी के द्वारा रचित रचना नहीं, देखिए रेस, लैंड एंड फूड, बताएं। रेस, लैंड एंड फूड, ये पुस्तक किसने लिखी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक को राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है। द सोशल फंक्शन ऑफ आंट, इसको भी इन्होंने लिखा है राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है। इंडियन साधु, देखिए जीएस घुरिये की पुस्तक है ये, जीएस घुरिये, ठीक है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये पुस्तक भी राधा कमल मुखर्जी की है। यानी ये तीनों पुस्तकें जो है राधा कमल मुखर्जी की हैं, जो सी में दिया है जीएस घुरिये की है, यही पुस्तक इनकी नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मानवीय सभ्यता का अध्ययन किन स्तरों पर किया जाना चाहिए, जैविकीय उद्विकास, सार्वभौमिकीकरण या आध्यात्मिक पक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी। यानी राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि मानवीय सभ्यता का अध्ययन आप जैविकीय विकास के स्तर पर भी करते हैं, सार्वभौमिकीकरण के स्तर पर भी करते हैं और आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि राधा कमल मुखर्जी जो है बरहामपुर में अर्थशास्त्र के शिक्षक कब बने थे, तो शिक्षक कब बने थे बरहामपुर के में अर्थशास्त्र के, 1940 में बने थे। आपसे प्रश्न पूछता है कि राधा कमल मुखर्जी जी को प्रेमचंद रामचंद्र पुरस्कार कब मिला था, प्रेमचंद रामचंद्र पुरस्कार 1915 में इनको मिला था। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे हैं राधा कमल मुखर्जी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति कब बने, 1955 से लेकर के 1957 तक ये जो है उसके बने रहे। और लखनऊ विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस के निदेशक रहे हैं 1958 में, ये बात भी ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चले, प्रश्न है कि अपने किस पुस्तक में राधा कमल मुखर्जी जी ने यह विचार व्यक्त किया था कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जो निर्णय करता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्यों का विकल्प तैयार करता है और मूल्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। ये बताएं राधा कमल मुखर्जी जी ने अपनी किस पुस्तक में ये विचार दिया था, तो उनकी एक पुस्तक है पर्सनालिटी, उसी पर्सनालिटी पुस्तक में इन्होंने ये विचार दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, किसके अनुसार समाज संरचनात्मक अकादमिक का योग है, समाज संरचनात्मक अकादमिक का योग है, ये बात राधा कमल मुखर्जी जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से राधा कमल मुखर्जी, अच्छा राधा कमल मुखर्जी जी कहते हैं कि मनुष्य ही मूल्यों का खोज करता है और मनुष्य ही मूल्यों का निर्माण करता है। ये कथन भी पूछेगा, किसने कहा कि मनुष्य ही मूल्यों को की खोज करता है और मनुष्य ही मूल्यों का निर्माण करता है, किसने कहा, राधा कमल मुखर्जी जी ने कहा। राधा कमल मुखर्जी सभी मूल्य, वो कहते हैं कि सभी मूल्य एक ही स्तर के नहीं होते हैं, बल्कि इसमें एक संस्करण देखने को मिलता है और इस संस्करण का संबंध मूल्यों के आयामों से होता है। ये आयाम 3 प्रकार के होते हैं, पहला जैविक आयाम, दूसरा सामाजिक आयाम और तीसरा आध्यात्मिक आयाम। जैविक आयाम में जैसे स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, कुशलता और सुरक्षा, ये सब होते हैं। सामाजिक आयाम में धन, संपत्ति, पद, न्याय, ये सब होते हैं। और आध्यात्मिक आयाम में सत्य, सुंदरता, सुसंगति, पवित्रता, ये सब आते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर मुखर्जी मूल्यों को लेकर के भी बड़े सजग रहे हैं। उन्होंने मूल्य की अवधारणा दी, उनकी पुस्तक है, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे कि द सोशल फंक्शन ऑफ आंट, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, तो उसमें उन्होंने वैल्यूज़ को यानी सामाजिक मूल्यों को विधिवत बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, देखें डीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न है इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी, एक पुस्तक है, पुस्तक कौन सी है,
पुस्तक का नाम क्या है भैया? पुस्तक का नाम है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर अ सोशियोलॉजिकल स्टडी के रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? इस पुस्तक को लिखा है किसने? जो है डीपी मुखर्जी ने लिखा। डीपी मुखर्जी मतलब, डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या है जानते हैं? धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी मतलब मुखोपाध्याय भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। या तो डीपी मुखर्जी जो है, एक प्रकार से, ये एक प्रकार से अगर बताऊं तो इनका नाम क्या है? धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है। 1894 में इनका जन्म होता है। 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो इनको शॉर्ट फॉर्म में डीपी मुखर्जी या डीपी के नाम से ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। तो इसलिए डीपी मुखर्जी आपने बहुत बार सुना होगा। पूरा नाम ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी है। समाजशास्त्र के जनक में से एक माने जाते हैं। देखिए, डीपी मुखर्जी भी समाजशास्त्र के जनकों में से एक है, राधा कमल मुखर्जी भी हैं, और इसके अलावा जीएस घुरिये भी हैं। ये सब समाजशास्त्र के जनक में से एक आते हैं, ठीक है। यानी कि इन सभी लोगों ने भारतीय समाजशास्त्र मतलब कि समाजशास्त्र को बहुत आगे बढ़ाया। डीपी मुखर्जी एक बौद्धिक लेखक है। उन्होंने बंगाली में 9 पुस्तकों और अंग्रेजी में 10 पुस्तकें लिखी है समाजशास्त्र को लेकर के, ठीक है। इन पुस्तकों में डाइवर्सिटीज एंड मॉडर्न इंडियन कल्चर जो पुस्तक है, जो 1942 में इनकी प्रकाशित हुई थी, बड़ी फेमस पुस्तक है। वो बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि जो है इनका जन्म 1894 में होता है। 5 अक्टूबर को इनकी एक प्रकार इनका बर्थडे मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, डीपी मुखर्जी का। एक बंगाली मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बंगाल में ही मुखर्जी और ये चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, ये सब आपको मिलेंगे, ब्राह्मण होते हैं खास करके, ठीक है। और मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होता है। बौद्धिक कार्यों के लिए इनका परिवार फेमस था। मुखर्जी ने अपना शिक्षण कार्य जो है कलकत्ता में कॉलेज पढ़ता है, बंगबासी कॉलेज, उसी कॉलेज से अपनी शिक्षा दीक्षा करी थी। और 1955 में हेग के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। 1954 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद भी काम किया, आमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने अपना समय अध्ययन कार्यों में बिताया, वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में बिताया। भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन के वे पहले अध्यक्ष भी रहे, और राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के उपाध्यक्ष भी ये रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं डीपी मुखर्जी, और समाजशास्त्र के जनकों में भी इनका नाम लिया जाता है। क्लियर? अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है टैगोर अ स्टडी किसकी रचना है? तो टैगोर भी बंगाल से थे और ये भी बंगाल से थे, तो इन्होंने टैगोर पर एक स्टडी, एक लेख लिखा है डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, एक पुस्तक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री अ स्टडी इन मेथड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को भी डीपी मुखर्जी ने लिखा है। इन पुस्तकों के नाम ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक कौन थे? संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक डीपी मुखर्जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अपनी कृति ऑन इंडियन हिस्ट्री स्टडी इन मेथड में इतिहास को समझने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था डीपी मुखर्जी ने? बताएं। तो मार्क्सवादी पद्धति का प्रयोग किया था डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, डीपी मुखर्जी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। डीपी मुखर्जी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक में आपका डाइवर्सिटीज, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये पुस्तकें बड़ी फेमस है इनकी, डीपी मुखर्जी की। ध्यान रखिएगा इस बात को। डाइवर्सिटीज एक पुस्तक है और दूसरी पुस्तक है मॉडर्न इंडियन कल्चर। तो डाइवर्सिटीज और मॉडर्न इंडियन कल्चर ये पुस्तकें बड़ी फेमस है। 1942 में दोनों पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। डीपी मुखर्जी की पुस्तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन कब हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है 1932 में इसका प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन कल्चर एक पुस्तक इनकी है, 1942 में प्रकाशित होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस। पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस इनकी पुस्तक है, कब प्रकाशित हुई भैया? पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस, इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ है ये डीपी मतलब इन्हीं की, डीपी मुखर्जी की पुस्तक है। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। मतलब सॉरी, कौन सी पुस्तक है? 1924 में प्रकाशन हुआ है पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, इस पुस्तक को भी डीपी मुखर्जी ने लिखा है, प्रकाशन कब हुआ? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक जो है इसका प्रकाशन हुआ है
1946 में, और इसका प्रकाशन 1946 में जब हुआ है, कहाँ से हुआ है? हिंद किताब्स या हिंद बुक्स नाम का एक प्रकाशन है, हिंद किताबों। तो उसी प्रकाशन से इसका जो है प्रकाशन हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ का। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह किसका मानना था कि मार्क्सवाद वह सिद्धांत है जिसे समाज के अध्ययन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ये डीपी मुखर्जी का ही मानना था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डीपी मुखर्जी की कौन सी पुस्तक व्यक्तित्व के अध्ययन से संबंधित है? डीपी मुखर्जी की कौन सी पुस्तक व्यक्तित्व के अध्ययन से रिलेटेड है? तो पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस और बेसिक कॉन्सेप्ट इन इंडियन सोशोलॉजी, ये दोनों पुस्तकें जो है ये डीपी मुखर्जी की ऐसी हैं जो कि व्यक्तित्व के अध्ययन से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, यह कथन किससे संबंधित है कि हम अर्थशास्त्र से इतिहास और समाज शास्त्र, मतलब इतिहास से समाज शास्त्र में आए हैं। हम अर्थशास्त्र से इतिहास में आए हैं और इतिहास से समाज शास्त्र में आए हैं, ये कथन डीपी मुखर्जी का ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बड़े ही जबरदस्त एक प्रकार से विद्वान। अच्छा, पुरुष की अवधारणा ये किसने विकसित करी है? डीपी मुखर्जी ने ही व्यक्तित्व जो है विकसित करी है। इसके अलावा आपसे और भी प्रश्न डीपी मुखर्जी को लेकर के पूछे जाते रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो है आपसे पूछेगा कि रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक किसने लिखा है? डीपी मुखर्जी ने लिखा है। आपसे पूछेगा कि जो है सॉरी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक किसने लिखा? डीपी मुखर्जी ने लिखा। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा, डीपी मुखर्जी ने लिखा है। ठीक है, डीपी मुखर्जी ने नहीं लिखा है इस पुस्तक को। कौन सी पुस्तक को? जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, रूरल, कौन सी पुस्तक है भाई? रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन। इस पुस्तक को डीपी मुखर्जी ने नहीं लिखा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताओ इस पुस्तक को लिखा किसने है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक और ध्यान रखिएगा, भारत में रिश्तेदारी संगठन किसने लिखा है? इरावती कर्वे ने लिखा है इस पुस्तक को, ये बात ध्यान रखिएगा। इरावती कर्वे जो है ये एक लेखिका हैं। सबसे पहली बात तो ये जानी, महिला लेखिका हैं इरावती कर्वे। और इरावती कर्वे की अगर बात की जाए तो बड़ी फेमस जो है लेखिका रही हैं, समाजशास्त्री रही हैं। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 15 दिसंबर 1905 को हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मानव विज्ञानी भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं और शिक्षाविद भी रही हैं ये। और इसके अलावा महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। भारत की एक लेखिका ही हैं ये। ओके, और अच्छा, इनका जन्म जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ था वैसे म्यांमार यानी बर्मा में। ठीक है, बर्मा एक देश है, म्यांमार भारत के बगल में पड़ता है। तो बर्मा में एक इंजीनियर थे, उन्हीं वहीं पर इनका जन्म हुआ था, उनके इंजीनियर के परिवार में। और 11 अगस्त 1970 को इनका देहांत हो जाता है, इरावती कर्वे जी का। और इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो पुणे के जो है हुजूर पगा से होती है। 1922 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करी। 1926 में फर्ग्यूसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र में कला स्नातक यानी कि ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी। समाजशास्त्र में जो है एक प्रकार से ऑनर्स किया इन्होंने। इसके अलावा 1928 और 1930 में बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी से मनोविज्ञान में मतलब कि डॉक्टरेट की उपाधि नॉर्मल एसीमेट्री पर यूजीन फ्रांचर के मार्गदर्शन में इन्होंने करी थी। तो बड़ी फेमस जो है समाजशास्त्री रही हैं इरावती कर्वे। ओके, भारत में रिश्तेदारी पर इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त लेख लिखा है। भारत में रिश्तेदारी संगठन नाम की पुस्तक लिखी, 1953 में प्रकाशित हुई। फिर बेस्ट जो है खंडेश के भील नाम की पुस्तक लिखी, 1958 में प्रकाशित हुई। हिंदू समाज एक व्याख्या एक पुस्तक लिखी, 1961 में प्रकाशित हुई। ग्राम समुदाय में समूह संबंध पुस्तक लिखी 1963 में। ठीक है, तो बड़ी फेमस समाजशास्त्री रही हैं ये इरावती कर्वे, ये बात ध्यान रखिएगा। इरावती कर्वे, सबसे पहली बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एक जो है वो हैं, क्या बोलते हैं, लेखक हैं। इरावती कर्वे एक लेखिका हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 1905 में जन्म होता है, 15 दिसंबर को, और 11 अगस्त 1970 को मृत्यु होती है। म्यांमार में जन्म हुआ था लेकिन इनका जीवन काल महाराष्ट्र में बीता, पुणे वगैरह में। ठीक है, 64 वर्ष में इनका निधन हो गया था। विवाह जब इनका था तब ये एक प्रकार से अपनी स्नातक की डिग्री जो है पूरी कर रही थी, मतलब। और विवाह इनका हुआ था दिनकर टोडो कर्वे व्यक्ति से। ठीक है, इरावती कर्वे की रचनाएं हैं, इनमें से बताएं इरावती कर्वे की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इरावती कर्वे ने लिखा है। द बेबिल ऑफ बेस्ट के
बैंडर्ब, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, इरावती कर्वे की ये पुस्तक है, मैंने बताया नहीं था। जो है बेस्ट खंडेश के भील, बेस्ट खंडेश के भील हिंदी में इसको बोलते हैं, ये पुस्तक लिखी है। इसके अलावा हिंदू समाज एक व्याख्या यानी हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, एक पुस्तक ये भी इनकी लिखी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। तो जो ये पुस्तक है, पहली पुस्तक इनकी, यानी कि भारत में रिश्तेदारी संगठन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसका प्रकाशन 1953 में हुआ, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बेस्ट खंडेश के भील पुस्तक जो इन्होंने लिखा है, ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1958 में। और हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन पुस्तक 1961 में प्रकाशित हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, यानी उपरोक्त तो सभी पुस्तकें इरावती कर्वे जी की हैं। अगला प्रश्न, इरावती कर्वे की रचना नहीं है इनमें से, इरावती कर्वे की रचना कौन सी नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें, यू युगांटा द इंड एंड इपोच, ये पुस्तक इन्हीं की इरावती कर्वे की है। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल, ये भी पुस्तक इनकी है। होमो एक्वेलीज, ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी, होमो एक्वेलीज पुस्तक को लिखा है लुइस ड्यूमांट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इरावती कर्वे की पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इरावती की कौन सी रचना विश्व में प्रसिद्ध है, इरावती कर्वे की कौन सी रचना विश्व में प्रसिद्ध है। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये पुस्तक जो है इनकी बड़ी फेमस है और संपूर्ण विश्व में विख्यात है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इंडिया इरावती कर्वे की प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का प्रकाशन कब हुआ। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1958 में। ठीक है, पहली बार प्रकाशन इसका 1953 में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन 53 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप 1958 भी लगा सकते हैं, बाद में इसमें प्रकाशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर 1953 देगा तो हमेशा 1953 ही लगाइएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक ग्रुप 1953 जो है इसी में प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, 1953 में ही कर लीजिएगा इसको। बाद में 1958 में इस पर शोध हुआ है, उस पर अच्छे तरीके से प्रकाशित हुआ, लेकिन 1953 अगर ऑप्शन में मिले तो हमेशा वही लगाइएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी की रचना कब हुई। बढ़िया पुस्तक है, बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रुप पुस्तक कौन सी, ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी, इस पुस्तक का प्रकाशन 1963 में हुआ, इरावती कर्वे की यह रचना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नातेदारी को समझने के लिए कर्वे ने संपूर्ण भारत को किसने मतलब कि को जो है सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा, कितने जो है उसमें बांटा था सांस्कृतिक क्षेत्रों में, 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1953 में हुआ, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आईपी देसाई से प्रश्न आपसे पूछा आता है, ए आर देसाई से। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक ए आर देसाई की है। द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है स्मिथ ने। ये सब पुस्तकें भी आपसे बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, यह विचार किससे संबंधित है, यह विचार किससे संबंधित है कि भारत में अनेक ऐसे ग्रामीण समुदाय देखे जा सकते हैं जिनमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव कुछ नगरों की तुलना में अधिक दिखाई देता है। एक बात मैं ट्रिक आपको बता दूं, जब भी पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण या जो है एक प्रकार से संस्कृतिकरण, ऐसे करण की बात आएगी, जब भी कर्ण की बात आई, प्रभु जात की बात आए, प्रभु जात की बात आए, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकीकरण, ऐसे कर्ण वाले जितने प्रश्न आएंगे, अगर उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, या ये कर्ण यानी कि लौकिकरण से संबंधित है, पश्चिमीकरण से रिलेटेड है, तो आप एम.एन. श्रीनिवास हमेशा लगा दीजिएगा, आंख बंद करके, हमेशा आपका प्रश्न सही होगा। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास जो हैं, इन्होंने लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण और इन सभी की अवधारणा इन्होंने ही दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की अगर बात करें तो बड़े फेमस समाजशास्त्री रहे प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास। जन्म 16 नवंबर 1916 को होता है। ठीक है, ये बात। अच्छा, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, प्रभु जात की अवधारणा, ऐसे तमाम प्रकार के, और संस्कृतिकरण हो गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है, बताएं। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। किसने लिखा भैया, बताइए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
एम एन श्रीनिवास की अगर बात की जाए तो इनका पूरा नाम क्या है? कभी आपने सोचा कि इनका पूरा नाम क्या है? एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बताइए फटाफट से। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास। यम का मतलब जानते हैं क्या? मैसूर। ठीक है। यन का मतलब क्या है जानते हैं? यन का मतलब होता है नरसिम्हाचार्य। सिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। 1916 में इनका जन्म होता है। ठीक है। और 1999 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है। 16 नवंबर 1916 को मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में एम एन श्रीनिवास जी का जन्म होता है। 30 नवंबर 1999 को बंगलौर में इनका देहावसान हो जाता है। स्वयं ब्राह्मण थे। उनकी दीक्षा ब्राह्मण परंपराओं और ब्राह्मणत्व के प्रशिक्षण में हुई थी। श्रीनिवास ने बृहत स्तर के सामाजिक जो नियम थे, समानवीकरण थे, उसके बारे में बताया और बहुत ही अंदर जा कर के झांका। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की समाजशास्त्र इकाई के वे सीनियर फेलो भी थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलोर में वे विजिटिंग प्रोफेसर रहे। ऐसे ही आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त प्रोफेसर श्रीनिवास बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएस घुरिये के विद्यार्थी भी रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इनकी पुस्तकें भी बड़ी फेमस रही हैं। अगला प्रश्न, द इंटेलेक्चुअल बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ये पुस्तक किसने लिखी है? बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। द इंटेलेक्चुअल, प्रश्न कौन सा है? द इंटेलेक्चुअल बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? एडवर्ड सिल्ड, श्रीनिवास, प्रोफेसर दुबे या प्रोफेसर देसाई? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द इंटेलेक्चुअल बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखा है? एडवर्ड सिल्स की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसने लिखा है? एडवर्ड सिल्स ने। कब लिखा? 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा है? द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक को लिखा डेनियल लर्नर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया पुस्तक है। अच्छा, एक पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, किसने लिखा है? इसको लिखा योगेंद्र सिंह ने। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रभु जात की अवधारणा को श्रीनिवास ने कब विकसित किया? प्रभु जात की अवधारणा को विकसित कब किया था? 1959 में विकसित किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। मैसूर में एक गांव पड़ता है रामापुरा। रामपुरा गांव का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के बाद में प्रभु जात की अवधारणा इन्होंने दी थी 1959 में। किसने दी थी? एम एन श्रीनिवास ने दी है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रभु जाति को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो प्रभु जाति मतलब प्रबल जाति, प्रभावी जाति, प्रभुता संपन्न जाति, यानी डी ऑप्शन। यानी जो उच्च जातियां उन्हीं को प्रभु जाति कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रभु जाति की विशेषताएं क्या है? जैसे गांव में कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर जिनका अधिकार होता है वो प्रभु जाति कहलाते हैं। जाति में सदस्यों की संख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक होती है। वह जाति जो क्षेत्र व गांव में आर्थिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली हो वो प्रभु जाति होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी विशेषताएं प्रभु जातियों की हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बड़ी फेमस पुस्तक है, बहुत बढ़िया, एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। हमेशा प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, ध्यान रखिएगा। लौकिकीकरण की अवधारणा किसने दी है या किससे संबंधित है? आपसे पूछे, एम एन श्रीनिवास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, धार्मिकता में कमी, तर्क वितर्क में वृद्धि और विभेदीकरण, ये सब लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौकिकीकरण के कारण क्या है? आधुनिक शिक्षा के कारण से लौकिकीकरण बढ़ा है। पश्चिमीकरण और नगरीकरण में विस्तार, ये तीनों कारण है लौकिकीकरण के विस्तार में, लौकिकीकरण के बढ़ने में। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, लौकिकीकरण का एक ऐसा विश्वास है, या लौकिकीकरण एक ऐसा विश्वास है जिसमें राजनैतिकताएं, शिक्षा इत्यादि धर्म से संबंधित होनी चाहिए। यह परिभाषा किससे संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह परिभाषा चैम्बर्स से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। प्रश्न है श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे आपको नाम सुनने में थोड़ा सा और लग रहा होगा। इनका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है? यस्सी दुबे आप लोग इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं? यस सी दुबे बोलते हैं इनको। ठीक है, यस्सी दुबे। आप लोगों ने सुना होगा नाम यस्सी दुबे का, बिल्कुल सुना होगा। तो यस्सी दुबे का ही पूरा नाम है श्यामा चरण दुबे। ठीक है, ग्राम अध्ययन को लेकर के इन्होंने इंडियन विलेज नाम की एक पुस्तक लिखी है 1955 में। बड़ा फेमस पुस्तक हो रही है दुबे जी की, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मानव और संस्कृति इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारतीय ग्राम पुस्तक लिखी है, विकास का मानव शास्त्र लिखी, संक्रमण की पीड़ा इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इसके अलावा इंडियन विलेज तो 1955 में लिखा है। ठीक है, और बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी और है, इंडियन चेंजिंग विलेजेस, यानी जो भारतीय गांव में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर के पुस्तक लिखा है। हालांकि एस सी दुबे जो फेमस है वो इंडियन विलेज से फेमस है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एस.सी. दुबे का जन्म जो होता है 1922 में होता है, 1996 में मृत्यु होती है। सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री और समाजशास्त्री रहे भारत के। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर गांव के अध्ययन में काफ़ी प्रतिष्ठा इनको मिली है। ठीक है, श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 25 जुलाई 1992 को, सॉरी 1922 को। ठीक है, 1922 को इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे। 74 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था, 4 फरवरी की डेट को इनका देहांत हुआ था, 5 जुलाई को जन्म लिए थे। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी नागपुर विश्वविद्यालय से। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति में बदलती खेती पर उन्होंने शोध कार्य भी किया था। देश विदेश में उन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का अध्ययन किया। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति शास्त्र विभाग में अपनी सेवा दी। और इनकी बड़ी फेमस पुस्तक आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, इंडियन विलेज। ठीक है, 1955। अब आगे प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है? द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर कब लिखी गई पुस्तक? द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर पुस्तक की अगर बात की जाए तो कब लिखी गई पुस्तक? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कल्चर 1965 में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित पुस्तक एक्सप्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? बताइए, इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो श्यामाचरण दुबे ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? एक्सप्लेनेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इस पुस्तक को लिखा गया है 1971 में, मतलब प्रकाशन हुआ है 1971 में, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये पुस्तक का नाम है। इसको किसने लिखा है? इसको भी इन्होंने लिखा है, श्यामाचरण दुबे ने। ठीक है, कब प्रकाशन हुआ है? 1974 में प्रकाशन हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। श्यामाचरण दुबे की रचना है इनमें से। श्यामाचरण दुबे की रचना देखें, द कुमार इंडियन विलेज, ये पुस्तक इन्हीं की है। इंडियाज चेंजिंग विलेज, ये भी पुस्तक इनकी है। ट्रिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे की है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी पुस्तकें श्यामाचरण दुबे की हैं। तो इन तीनों पुस्तकों के नाम ध्यान रखिए, कभी आपसे पूछ सकता है द कुमार इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है, या इंडियन विलेज जो पुस्तक है उसी को द कुमार इंडियन विलेज भी कहते हैं। तो ये पुस्तक किसने लिखी? श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे ने लिखी है। इंडियन चेंजिंग विलेज किसने लिखी है? श्यामाचरण दुबे ने लिखी है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? श्यामाचरण दुबे ने लिखी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित रचना इंडियन सोसाइटी का प्रकाशन कब हुआ? इंडियन सोसाइटी का प्रकाशन कब हुआ भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो इंडियन सोसाइटी का जो प्रकाशन हुआ पुस्तक है, ये इंडियन सोसाइटी पुस्तक है, एस.सी. दुबे ने लिखी है। इसका प्रकाशन जो हुआ 1990 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग चेंज किसकी पुस्तक है? अंडरस्टैंडिंग चेंज पुस्तक को श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे ने ही लिखा है। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्यामाचरण दुबे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखा है? मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट पुस्तक को लिखा श्यामाचरण दुबे यानी एस.सी. दुबे ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये भी श्यामाचरण दुबे की ही पुस्तक है। ए ऑप्शन
प्रभु जाति के तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या शक्ति, भूमि पर अर्थ शक्ति और राजनीतिक शक्ति। ये जिसके पास होती वही प्रभु जाति, वही बड़ी जाति, वही प्रभावी जाति होती है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल ये तीनों चीजें बिल्कुल सटीक है धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को लेकर के। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है भैया? करण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? क्षेत्रीय, यूरोपीय, तटस्थ या भौतिक अवधारणा? तो पश्चिमीकरण को तटस्थ अवधारणा माना जाता है। ठीक है, पश्चिमीकरण को कैसी अवधारणा मानते हैं? तटस्थ अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? पश्चिमीकरण, लौकिकरण, ये सब जब कर्ण की बात आए तब कभी कभी आप क्या लगाएंगे? हमेशा एम.एन. श्रीनिवास लगाएंगे। 1966 में पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रभुजात की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा योगेंद्र सिंह से भी बहुत प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। योगेंद्र सिंह की अगर बात की जाए, योगेंद्र सिंह जो है ये भी बड़े विद्वान आदमी हैं। और योगेंद्र सिंह की अगर बात करें तो योगेंद्र सिंह जो हैं ये भी भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं। और प्रकार, ना तो ये प्रकारवादी हैं ना ही यथार्थवादी हैं। और उन्होंने परिप्रेक्ष्य संदर्भ के आधार पर भारतीय समाज को समझा और उसका सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिकवाद, मार्क्सवादी, तमाम प्रकार के विचारधारा से प्रेरित मिलेंगे आपको। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973 में प्रकाशित पुस्तक है, योगेंद्र सिंह की बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा यस्से एंड मॉडर्नाइजेशन, ये पुस्तक 1977 में प्रकाशित हुई, बड़ी फेमस है। आपसे एक प्रश्न और पूछता है, फॉर अ सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, फॉर अ सोशोलॉजी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? 1967 में प्रकाशित हुई है और इसको योगेंद्र सिंह ने ही लिखा है। योगेंद्र सिंह जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम में जो है एमरेट्स प्रोफेसर रहे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव में एक जमींदार परिवार में 1932 में योगेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। एक प्रतिष्ठित विद्वान तथा सिद्धांत शास्त्री रहे प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। ठीक है, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। एशिया, खासकर दक्षिण एशिया के कई महत्वपूर्ण देशों में उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर फैक्ट इकट्ठा किया, तथ्य इकट्ठा किया। भारतीय समाजशास्त्र में बड़े लोकप्रिय रहे हैं योगेंद्र सिंह। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से योगेंद्र सिंह जो है ये बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं और मैंने सोचा कि इनके बारे में भी कुछ आपको बता दें। प्रश्न आपसे बनता है तो मैंने सोचा बिल्कुल बताना चाहिए। आगे देखें, अक्षय रमन लाल देसाई, AR देसाई इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, AR देसाई। और इनका पूरा नाम क्या है? अक्षय रमन लाल देसाई। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, AR देसाई। AR देसाई का पूरा नाम क्या है? अक्षय रमन लाल देसाई। ठीक है, मार्क्सवादी आधार पर ये एक प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इनकी पहली संपूर्ण रचना जो है उसका नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये पुस्तक बड़ी फेमस है इनकी। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि इनका जन्म कब हुआ था? अक्षय रमन लाल देसाई का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1915 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी कब? इनकी मृत्यु हुई थी 12 नवंबर 1994 को। 12 नवंबर 1994 को इनका एक प्रकार से निधन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 79 वर्ष जो है लगभग ये जीवित रहे थे। अगला प्रश्न है, अक्षय रमनलाल देसाई बम्बई विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष कब बने? यानी कि विभागाध्यक्ष कब बने अक्षय रमनलाल देसाई बम्बई विश्वविद्यालय के? 1947 में ये बने विभागाध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और 1976 में एक प्रकार से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि रिटायर लिया। ओके, AR देसाई की मैं बात कर रहा हूँ, AR देसाई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। AR देसाई की अगर बात करें तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुजरात में एक इलाका है उसका नाम है नाडियाड़ इलाका। नाडियाड़ के निवासी देसाई का एक प्रकार से मतलब देसाई जी वहीं के निवासी थे। और बचपन में उन पर उनके पिता रमन लाल बसंत लाल देसाई का प्रभाव था। 1946 में जो है
जीएस घुरिये के निर्देशन में पीएचडी इन्होंने करी थी। जीएस घुरिये के शिष्य थे एआर देसाई। ठीक है। मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1947 में विभाग के अध्यक्ष बन जाते मुंबई विश्वविद्यालय में। 1947 में विवाह होता है इनका। इनकी पत्नी का नाम था नीरा देसाई। ठीक है। जो महिला अध्ययनों में एक प्रकार से बढ़ चढ़ करके भाग लिया करती थी। 1947 में जब विवाह इनका हो जाता है उनके साथ, उसके बाद में 1953 में उन्होंने ट्राटस्की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। 1981 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। तो इस तरीके से एआर देसाई जो है ये रहे हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न इनसे रिलेटेड जो बनता है आपका, अक्षय रमनलाल देसाई ट्राटस्की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की इन्होंने? तो ग्रहण कब करी थी भाई? ग्रहण करी थी 1981 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्षय रमनलाल देसाई ने अपने अध्ययनों में किस पद्धति का उपयोग किया था? तो किस पद्धति का उपयोग किया था इन्होंने? इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था, ऐतिहासिक पदात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, ए आर देसाई प्रभावित थे किससे? ए आर देसाई वैसे तो प्रभावित मार्क्स और एंजल्स सभी से थे, लेकिन इन पर जो प्रभाव पड़ा था उनका पड़ा था बेलियान ट्राटस्की का। इनके कई लेखों को ए आर देसाई ने पढ़ा था और उससे बहुत प्रभावित थे। अगला प्रश्न, ए आर देसाई की प्रसिद्ध रचना है। ए आर देसाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए आर देसाई की प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे देखिए करंटली ऑपरेटिंग, ये पुस्तक इन्हीं की है, ए आर देसाई की। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, इस पुस्तक को भी ए आर देसाई ने लिखा है। इसके अलावा पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इस पुस्तक को भी ए आर देसाई ने लिखा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, ए आर देसाई की रचना द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसका प्रकाशन कब हुआ? बड़ी फेमस पुस्तक है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस पुस्तक का प्रकाशन 1948 में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। करेंटली ऑपरेटिंग, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ए आर देसाई की पुस्तक ही है, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए आर देसाई की पुस्तक इमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1975 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, देखिए ये पुस्तक हो गया ना, इमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1975 में हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ए आर देसाई की पुस्तक है द इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार आया है। द इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, यानी जो ग्रामीण सोशियोलॉजी है या ग्रामीण भारतीय इलाका है, वहाँ पर जो सामाजिक जो मुद्दे हैं और सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर पुस्तक है ये। और इस पुस्तक को प्रकाशन जो है हुआ 1969 में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रकाशन कब हुआ? 1975 में। रूरल इंडियन ट्रांजिशन पुस्तक 1979 में प्रकाशन हुआ। ये सब पुस्तकों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आंद्रे बित्ताई। ठीक है। आंद्रे बित्ताई की बात करी जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के घटक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर जो है एमरेट्स रहे। 1992 में उनकी योग्यता को देखते हुए उनको ब्रिटिश अकादमी की फेलोशिप प्रदान करी गई। 2005 में अकादमिक जगत को उनकी सेवाओं और विशेष रूप से समाजशास्त्र की सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया 2005 में। आंद्रे बिताई का जन्म जो हुआ था सितंबर 1934 में हुआ था चंदन नगर में, ध्यान रखिएगा। ओके। और आंद्रे बिताई जो है ये कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर एसेज, ये पुस्तक इनकी है। कब प्रकाशन में आई? 1983 में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रश्न ये पूछा गया कि इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 1983 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि इनकी एक पुस्तक है इनइक्वलिटी एंड सोशल चेंज, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। 1974 में इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ स्टडी इन एरियन सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी और है द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्पररी इंडिया, 1992 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ऐसे कई सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनके प्रकाशन के बारे में आपको नहीं पता, हालांकि इसे मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस, ऐसे तमाम पुस्तकों को लिखा आंद्रे बिताई ने, ध्यान रखिएगा। ओके।
प्रश्न आपसे पूछा गया इनका जन्म जो मतलब आंद्रे बिताई के बारे में। तो आंद्रे बिताई के बारे में क्या पूछा गया कि इनकी पुस्तक का प्रकाशन द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर यसेज का प्रकाशन कब हुआ? 1983 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, आंद्रे बिताई की कौन सी रचना का संबंध वर्गों का निर्माण तथा वर्ग चैतन्यता से रिलेटेड है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आंद्रे बिताई की अगर बात करें, आंद्रे बिताई की कौन सी रचना का संबंध वर्गों का निर्माण तथा वर्ग चैतन्यता से संबंधित है? तो इनकी रचना है स्टडीज इन एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर। इस पुस्तक की अगर बात करें तो इस पुस्तक का संबंध वर्गों का निर्माण और वर्ग चैतन्यता से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पुस्तकें भी उन्हीं की हैं। द आइडिया एंड नेचुरल इनइक्वलिटी एंड अदर यसेज, ये पुस्तक भी आंद्रे बिताई ने लिखा है। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक को भी आंद्रे बिताई ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आंद्रे बिताई की कौन सी रचना वर्तमान की निर्जातीयता से संबंधित है? बताएं। आंद्रे बिताई की कौन सी रचना वर्तमान की निर्जातीयता से रिलेटेड है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पुस्तक जो है रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक जो है ये आंद्रे बिताई की रचना है, जो कि वर्तमान की निर्जातीयता से रिलेटेड है। निर्जातीयता का मतलब होता है एक प्रकार संजातीयता है। निर्जातीयता का मतलब एक ही होता है, एक ही समूह के लोग, एक ही भाषा के लोग, एक ही जाति के लोग, एक ही समुदाय के लोग जब इकट्ठा रहते हैं उसी को निर्जातीयता कहते हैं, संजातीयता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र के पारस्परिक संबंधों की सबसे पहली चर्चा किस पुस्तक में आंद्रे बिताई ने करी थी? सबसे पहले जो है उस किस पुस्तक में होती है? देखिए, सिक्स कंपैरेटिव एसेज, ये भी आंद्रे बिताई की रचना है। सोशोलॉजी एसे ऑन जो है अप्रोच एंड मेथड, ये पुस्तक भी नहीं की है। द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये पुस्तक भी आंद्रे बिताई ने ही लिखी है। अब प्रश्न है कि समाज शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र के पारस्परिक संबंधों की सबसे पहली चर्चा किस पुस्तक में आंद्रे बिताई की मिलती है? तो सिक्स कंपैरेटिव एसेज जो है इसी में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक चीजों के बारे में जो है इसके इसमें देखिए सिक्स यानी कि 6 एस्से इन्होंने लिखे हैं जो कि तुलनात्मक एस्से हैं, तो इसी में मिलेगी। अगला प्रश्न है, आंद्रे बिताई की पुस्तक सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड का प्रकाशन कब हुआ? बताएं। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। आंद्रे बिताई की पुस्तक सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड, इस पुस्तक का प्रकाशन 2002 में हुआ। बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिक्स कंपैरेटिव एसे आंद्रे बिताई की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? सिक्स एसे सिक्स एसेज सिक्स कंपैरेटिव एसेज आंद्रे बिताई की एक पुस्तक है, इसका प्रकाशन 1947 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यह किसका कहना है कि अमेरिकन समाजशास्त्र आनुभाविकता और जर्मन समाजशास्त्र दार्शनिक आधारों को प्रधानता या प्रधान मानता है? बताएं। किसने कहा? कार्ल मैनहीम, आंद्रे बिताई, योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे। अमेरिकन समाजशास्त्र आनुभाविकता और जर्मन समाजशास्त्र दार्शनिक आधारों को प्रधानता या प्रधान मानता है, ये कार्ल मानहेम का कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यह विचार किसका है कि मात्र एक तुलनात्मक विज्ञान सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन कर सकता है और वह समाजशास्त्र ही है? यह विचार किसने दिया कि मात्र एक तुलनात्मक विज्ञान जो होगा वो सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन कर सकता है और वह समाजशास्त्र ही ऐसा विषय है? ये आंद्रे बिताई ने कहा, या रेड क्लिफ ब्राउन ने कहा, या योगेंद्र सिंह ने कहा, या फिर इन सभी ने कहा? तो भाई इसको कहा था रेड क्लिफ ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी प्रश्न आपसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा उस बात को। ठीक है, बताएं फटाफट से। इनइक्वलिटीज एंड सोशल चेंज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1972 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, यह किसका मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र का ही एक हिस्सा है? रेड क्लिफ ब्राउन, आंद्रे बिताई, योगेंद्र सिंह, या इरावती कर्वे? बताएं। सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र का एक ही मतलब का ही एक हिस्सा है। जो सामाजिक मानव शास्त्र है ये समाज शास्त्र का एक हिस्सा है, ये कथन रेड क्लिफ ब्राउन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये सब प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा करा। बहुत विस्तार से हमने हर एक चीज़ के बारे में बताया। आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से हर एक समाजशास्त्रियों के बारे में, जो कि समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताते हुए साथ में चला हूँ, ताकि अब कोई दिक्कत ना हो आपको, इससे आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जीएस घुरिये के बारे में मैंने बताया, राधा कमल मुखर्जी के बारे में बताया, डीपी मुखर्जी के बारे में, इरावती कर्वे के बारे में बताया, ठीक है। एमएन श्रीनिवास के बारे में बताया, एससी दुबे के बारे में बताया, एआर देसाई के बारे में बताया मैंने, ठीक है, आंद्रे बिताई के बारे में बताया। तो ये आपके लगभग जो है, जो 8 विद्वान हैं, उनके बारे में मैंने आपको लगभग समझा दिया, बता दिया, ठीक है। 8 विद्वान जैसे जीएस घुरिये पहले, राधा कमल मुखर्जी दूसरे, डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, एआर देसाई, आंद्रे बिताई। ये 8 समाजशास्त्री हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है विस्तार से, और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में खूब बनने वाले हैं। इसके अलावा योगेंद्र सिंह से भी प्रश्न बने हैं, और इसके अलावा डीएन मजूमदार से भी प्रश्न बनते हैं। डीएन मजूमदार और योगेंद्र सिंह, ये 2 लोग और हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। यानी 10 समाजशास्त्री आपको पढ़ने थे आपके मतलब पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, और उन सभी से बनने वाले प्रश्नों को मैंने आज की वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में सबको बता दिया। बाकी और भी 1 या 2 मॉडल पेपर में दूँगा, जिसमें आपको विस्तार से समझाऊँगा। अब अगला जो चैप्टर आपका, मतलब अगला जो वीडियो आएगा समाजशास्त्र का, वो दूसरे पेपर को लेकर के होगा, लिंग और समाज। आपको बता दूँ, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले छात्र-छात्राएँ हैं, उनके लिए जो आज का जो वीडियो है, ये एसओसी 304 वाला कोड का जो पेपर होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो दूसरा लिंग और समाज वाला आपका पेपर होगा, वो एसओसी 305 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बाकी विश्वविद्यालय में झंझट नहीं है, बाकी विश्वविद्यालय में पेपर 1 जो आपका है, वो आपका जो ये है पेपर 1 मानी भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक, पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये आपका हो गया। अब अगला जो आएगा जेंडर एंड सोसाइटी वाला जो पेपर है, उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। विस्तार से जानूंगा कि वहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। गुड नाइट। और इसके बाद में भी जो है होम साइंस की क्लास लगी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। 9 बजे से आपकी होम साइंस की क्लास है।